गुड आफ्टरनून एवरीवन। सोर्स ऑफ मुग़ल हिस्ट्री के अंतर्गत हम उन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि औरंगज़ेब की शासन काल से संबंधित हैं, जिसका हमारे इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पूर्व हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जाना समझा, और इसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम औरंगज़ेब के शासनकाल की रचनाओं को कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलमगीर नामा की, जिसके लेखक काजिम सिराजी थे, जो औरंगज़ेब के सरकारी इतिहासकार भी थे। मुग़ल काल की यह ऐतिहासिक कृति इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये प्रदान करती है। इनायत खां की शाहजहां नामा के समान आलमगीर नामा औरंगज़ेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताती है कि इस समय उसकी प्रशासनिक नीति क्या थी और उसकी दक्षिण नीति क्या थी और राजपूत नीति क्या थी आदि। और इन कृतियों में कीमत बढ़ने, खेती की हालत बिगड़ने आदि का भी उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, औरंगज़ेब का ज़्यादा से ज़्यादा समय युद्धों को लड़ने में बीता, जिससे जन धन की हानि हुई। और ऐसे में जब कोषागार खाली होने लगते, खजाने खाली होने लगते हैं, तो इसकी भरपाई के लिए कर बढ़ाए जाते हैं, टैक्स बढ़ाए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं, जैसे कि कोरोना टाइम में जब घर में हम लोग बैठे तो जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई के लिए अनेक प्रशासनिक नीतियाँ अपनाई गई। तो ठीक उसी तरह से उस समय भी जो भी युद्धों से जो भी हानि हुई, जन धन की जो हानि हुई, तो धन की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाई गई। कीमतें बढ़ने से अगर बीज, पानी और टैक्स, इन सब की कीमतें बढ़ने से किसानों को प्रॉपर जो भी नीडी की चीज़ें हैं जिससे वो प्रॉपर खेती करते हैं, अगर वो ना मिले तो खेती तो कैसे पॉसिबल है। अगर किसानों की ज़रूरतें, बीज ना मिले, पानी ना मिले, प्रॉपर सुविधा ना मिले, तो वो कैसे खेती करेंगे। तो ऐसी स्थिति में खेती की हालत भी बिगड़ने लगी और जनता में आक्रोश तो बना ही था। और ऐसे में औरंगज़ेब का ज़्यादातर समय दक्षिण में के अभियानों में बीता। ऐसे में उत्तर की प्रशासनिक नीति, जो भी कर्मचारी हैं उनकी कार्य करने की प्रणाली में शिथिलता आ गई, और साथ ही साथ जो बहुत चालाक थे वो खुद को स्वतंत्र करने में, अपना अलग प्रांत में स्वतंत्र करने में लग गए। तो जैसा कि एक उदाहरण ले ले, एक फैमिली का ही उदाहरण ले ले। जब हमारे माता पिता हम पे कड़ाई ज़्यादा करते हैं तो हम में संस्कार पनपते हैं। हम नियमों को, जो भी नियम कानून हमारे माता पिता हम पे अप्लाई करते हैं, हम उसे प्रॉपर फॉलो करते हैं। वहीं पे अगर माता पिता ऐसा ना करें तो हम तुरंत गलत दिशा में चले जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, अपनी मन की मर्जी करेंगे, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करेंगे। और ऐसे में जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो अक्सर हम गलत कर जाते हैं। इसीलिए माता पिता का कहना मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनका अधिकांश समय अनुभव को प्राप्त करने बीता है, वही वो अपने बच्चों में देते हैं। और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत दिशा में जाएं, इसीलिए वो डांटते हैं, इसीलिए वो कड़ाई करते हैं, इसीलिए नियम लगाते हैं। तो वही स्थिति थी। नियमों का कितना इम्पोर्टेंस होता है, माता पिता की उपस्थिति कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर तो वही स्थिति थी, एक राज्य के लिए उसका माता पिता उसका शासक होता है। अगर वही अगर दूसरे हिस्से में चला जाए तो जो उसकी प्रशासनिक, जो भी उसके कर्मचारी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, जो भी सूबेदार सरदार हैं, तो वो अपनी मन की मर्जी करने लगेंगे, जैसा कि उन्होंने वहाँ किया। तो इस तरह से जब सरदार ही अपनी मन की मर्जी करेंगे तो जो भी साम्राज्य है कैसे टिक सकता है। कहते हैं ना, परिवार की एकता तभी कायम होती जब सभी बच्चे साथ होते हैं। जब वो लोग अलग अलग होते हैं तो परिवार टूटते देर नहीं लगती। इसी तरह प्रांत स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगी औरंगज़ेब के दक्षिण जाने के बाद।
ऐसे में खेती हालत तो बिगड़ना नॉर्मल सी बात है। तो इनकी भरपाई, जो भी खजाने खाली होने लगे उसकी भरपाई कीमतें बढ़ाने से करने लगी, और जिससे एक आक्रोश भी कहीं ना कहीं उस समय औरंगज़ेब के लिए पनपने लगा। तो इन सब का वर्णन आलमगीरनामा में किया गया है काजिम सिराजी द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। आलमगीरनामा नाम सेम है, जिनकी इसी सेम नाम से एक और रचना की गई जिसके रचनाकार हातिम खां थे। इन्होंने भी औरंगज़ेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को लिखा है। और अब बात करते हैं वाक़यात-ए आलमगीरी की। इस ग्रंथ की रचना आकिल खां राजी ने की थी। इस ग्रंथ में उत्तराधिकार के युद्ध को विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि लेखक इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। अब बात आती है उत्तराधिकार का युद्ध क्या था। जैसा कि हम जानते हैं, शाहजहाँ के जितने भी जीवित पुत्र पुत्रियां थीं वो मुमताज़ महल से जन्म ली थी। उनके 14 बेटे बेटियों में से सिर्फ 7 ही बच पाए थे, जिनके नाम थे दारा शिकोह, मुराद बख्श, शुजा और औरंगज़ेब। और पुत्रियों में जहाँ नारा और रोशन आरा और गौहर आरा। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो बहनों ने एक पर्टिकुलर भाई का साथ दिया, दारा शिकोह का साथ जहाँ नारा ने, और औरंगज़ेब का साथ रोशन आरा ने, और मुराद का साथ गौहर आरा ने दिया। चूँकि शाहजहाँ ने सत्ता अपने भाइयों को मार के प्राप्त की थी, तो वो नहीं चाहता था उनके बच्चों में भी ये प्रवृत्ति पनपे। इसलिए उस सभी भाइयों में ऐसे लड़ाई तनाव का माहौल ना क्रिएट हो, इसलिए उसने, चूँकि दारा बड़ा भाई था, समझदार था, शाहजहाँ उसे योग्य मानता था, इसलिए उसे दिल्ली का सूबेदार बनाया, शुजा को बंगाल का सूबेदार बनाया, और दक्षिण में औरंगज़ेब को सूबेदार बनाया, व मुराद को गुजरात में सूबेदार बनाया। परंतु एक बार शाहजहाँ काफ़ी अस्वस्थ हो गया, और ऐसे में जब लोगों को लगा कि शाहजहाँ मरने वाला है, तो ऐसे में चारों युवराजों में स्वयं को गद्दी का हकदार मानते हुए एक अंतर्विरोध शुरू हो गया कि कौन राजा बनेगा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं राजा बनूंगा। तो सब में एक स्वयं को राजा के रूप में देखने की सबके दिमाग में यही था। अब चूँकि ऐसी जब स्थिति को भांप लिया शाहजहाँ ने, तो उसने दारा शिकोह को गद्दी पे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु बाकी के तीनों भाई इससे, दारा शिकोह से ईर्ष्या सी उनमें क्रिएट हुई कि ये कैसे, मैं इतना योग्य हूँ। तो ऐसे में औरंगज़ेब, जो कि बहुत एक श्रेष्ठ कूटनीतिक और श्रेष्ठ सेनापति भी था, उसने एक बेहतरीन कूटनीति को यहाँ पे अपनाते हुए उसने दारा और शुजा को अपनी तरफ कर लिया, और इन तीनों को मिलाकर उसने दारा को पराजित कर दिया, और धीरे धीरे करके उसने शुजा और मुराद को भी अपने रास्ते से हटा दिया। और इस तरह से औरंगज़ेब ने दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करते हुए इस उत्तराधिकार में विजय प्राप्त की। इसके मैंने ब्रॉड फॉर्म में एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वो भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी, ठीक है। तो ये ब्रीफ में उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसके मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए हैं, और पर्टिकुलर एक अलग वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मुंतखाबुल लुबाब, इसकी रचना खफ़ी खां ने की थी। खफ़ी खां का वास्तविक नाम मोहम्मद हासिम था, जो कि सिया था। इसमें मुग़लों की 1519 से लेकर 1733 तक का इतिहास लिखा है। मान के चलें बाबर से लेकर मोहम्मद शाह के 14 साल तक का शासनकाल का इसमें इस
ग्रंथ में डिस्क्राइब किया गया है। और आगे बात करते हैं फतवात आलमगीरी। इस पुस्तक की रचना ईश्वरदास नागर ने की, जिसमें औरंगजेब की शासनकाल की 34 वर्ष का वृत्तांत दिया। जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी युद्ध हुए और कौन सी राजपूत नीति अपनाई और दक्षिण में मराठों के साथ किस तरह की युद्ध नीति उसने अपनाई, कौन सी कूटनीति का उसने प्रयोग किया आदि का इसमें वृत्तांत मिलता है। इसमें औरंगजेब के राजपूतों के साथ संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। लेखक हमें यह सूचित करता है कि 1691 से 92 तक औरंगजेब की सभी नीतियां विफल हो चुकी थी। उसके शक्तिशाली अमीरों के मन में स्वतंत्र सल्तनत स्थापित करने की इच्छा जाग उठी थी, जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। अब आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं नुक्स दिलखुश की। इस ग्रंथ के लेखक भीमसेन फारसी के अच्छे जानकार भी थे। उनकी यह रचना लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। भीमसेन का अधिकांशतः समय दक्षिण भारत में बीता था। जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब अंत में दक्षिण के अभियानों में ज़्यादा व्यस्त हो गया। भीमसेन साथ ही उसके युद्ध अभियानों में साथ ही रहा, जिस कारण जो भी घटनाएं हुई वह उनका प्रत्यक्षदर्शी था। उसने अपनी देखा, समझा और एनालाइज किया और कंक्लूज़न के तौर पे जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया था, उसके कंक्लूज़न जो भी निकला, उन्होंने उसको अपनी इस रचना में स्थान दिया। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, नुक्स दिलखुश उनके समकालीन इतिहास को जानने का, मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ माना गया है। भीमसेन ने घटनाओं का वर्णन करते हुए उनके कारणों और परिणामों पर भी दृष्टिपात किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दक्षिण भारत में निरंतर युद्धों के कारण मराठा किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने मराठा स्वतंत्रता संग्राम में औरंगजेब के विरुद्ध मराठा सरदारों की सेना में भर्ती होना पसंद किया। जैसे कि हम जानते हैं, दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह से है, अनाज वहाँ पे बहुत अच्छे उगते नहीं हैं और वातावरण भी कुछ थोड़ा सा कठोर है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ निवास करते हैं वो काफ़ी मुश्किलों से धन प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे में लगातार युद्धों का होना, लगातार धन की उगाही, तो इस तरह के अत्याचारों से त्रस्त होके फाइनली उन्होंने इससे मुक्ति पाने की कोशिश की और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मराठा सरदारों की सेना में औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हुए, ताकि कहते ना, समस्या का अंत करने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध उसके अत्याचारों से परेशान होकर आम जनता मराठा सरदारों की सेना भर्ती हुई और औरंगजेब के विरुद्ध लड़ी। और अब बात करते हैं आगे। नुक्स दिलखुश इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न सरदारों की युद्ध शैली का वर्णन किया गया है। कुछ मुगल सरदारों के चरित्र व्यक्तित्व का वर्णन भी किया गया है और साथ ही साथ यातायात के साधन, किस तरह की सड़कें थी, किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, बाजार नीति, किस मूल्य पे कोई वस्तु का वितरण हो रहा है, क्या टैक्स है, क्या है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही उच्च वर्ग व्यक्तियों की जीवन शैली और उनके मनोरंजन के साधन आदि कैसी थी उस समय की व्यवस्था, कैसे लोग लग्जरियस लाइफ जीते थे, उन सभी को इसमें बताया गया है। और ये ग्रंथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शिवाजी, उनके विभिन्न कार्य, मुख्यतः सैनिक संगठन के बारे में लिखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी के कारण नुक्स दिलखुश एक उपयोगी स्रोत ग्रंथ है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम
एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।